नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें हर पल, हर सांस में घेरे रहती है, पर हम शायद ही कभी उस पर गौर करते हैं। हमारा वायुमंडल। इसे सिर्फ हवा मत समझिए, ये पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा कंबल जिसने, कह सकते हैं, इस ग्रह पर जीवन को संभव बनाया है। और ये कंबल कोई कोई साधारण चादर नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल, एक मल्टी लेयर्ड और बहुत डायनामिक सिस्टम है। अच्छा। तो आज की हमारी जो पड़ताल होगी वो दो हिस्सों में होगी। पहले हम एक सफर पर निकलेंगे, जमीन से शुरू करके सीधे अंतरिक्ष के किनारे तक, और वायुमंडल की एक एक परत को समझेंगे। ठीक है। और फिर वापस धरती पर आकर ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में हवाएं, मतलब ये चलती कैसे हैं, घूमती कैसे हैं, जो हमारे मौसम और जलवायु की पूरी कहानी लिखती है। ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नाम नहीं रटेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि हर परत हमारे लिए क्यों और कैसे मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं जमीन से। चलिए। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये वायुमंडल का, कह लीजिए, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर सब कुछ है। हाँ, ये वो दुनिया है जहाँ हम रहते हैं, सांस लेते हैं, और जहाँ मौसम का सारा ड्रामा होता है। सारा ड्रामा मतलब चाहे वो सुबह का कोहरा हो, दोपहर की बारिश या शाम का तूफान, सब कुछ यहीं होता है। इसकी ऊंचाई वैसे जमीन से करीब 18 किलोमीटर तक होती है भूमध्य रेखा पर। ओके। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जो जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, सामान्य ह्रास दर या लैप्स रेट। लैप्स रेट, हाँ, ये मैंने सुना है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान गिरता है, सही? बिल्कुल। और ये गिरावट भी एक तय दर से होती है। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अच्छा, तो अगली बार जब कोई गर्मी से बचने के लिए मसूरी या शिमला भागता है, तो वो असल में इसी लैप्स रेट का फायदा उठा रहा होता है। हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये कोई जादू नहीं, विज्ञान है। सही है। और इसकी एक और खासियत है, इसका घनत्व। हमारे वायुमंडल का लगभग 75% भार, मतलब गैसों का सारा वजन, इसी एक पतली सी परत में है। ओह, 75%? हाँ, इसीलिए जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तो शुरू में सबसे ज्यादा झटके महसूस होते हैं ना। वो इसी घनी और मौसम से भरी परत को चीरकर ऊपर जा रहा होता है। समझ गया। तो जहां हमारे हवाई जहाज के झटके खत्म होते हैं, वहीं से हमारी अगली परत शुरू होती है। हाँ, अब हम पहुंच गए हैं समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर। हाँ, 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसे पायलटों का स्वर्ग भी कहा जाता है। स्वर्ग? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं, एकदम शांत माहौल। एग्जैक्टली। जेट विमानों के लिए ये हाईवे की तरह है, एकदम स्मूथ। और इस शांति के अलावा यहाँ हमारे ग्रह की जीवन रक्षक ढाल भी मौजूद है, ओजोन पर। ओजोन 3? हाँ, O3। ये ओजोन गैस की एक परत है जो सूरज से आने वाली सबसे खतरनाक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। एक तरह से पृथ्वी का सनस्क्रीन। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी चीज होती है। हमने अभी बात की कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है ना? हाँ, बिल्कुल। लैप्स रेट। लेकिन समताप मंडल में ये नियम पलट जाता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? पर क्यों? क्योंकि ओजोन परत लगातार यूवी किरणों की ऊर्जा को सोख रही है और वो ऊर्जा गर्मी पैदा करती है। तो आप जैसे जैसे ओजोन परत के करीब जाएंगे, तापमान बढ़ता जाएगा। वाह, मतलब ये तो एकदम उल्टा हो गया। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हों और ठंड लगने के बजाय गर्मी लगने लगे। हाँ, कुछ वैसा ही। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। और ये हमें याद दिलाता है कि जब ओजोन परत में छेद की बात सामने आई थी, तो कैसे पूरी दुनिया ने मिलकर उन गैसों पर बैन लगाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही। वो विज्ञान और वैश्विक सहयोग की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो ठीक है, हमारे हवाई जहाज समताप मंडल में आराम से उड़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई चीज बाहर से, मतलब अंतरिक्ष से, हमारे वायुमंडल में घुसने की कोशिश करे? अच्छा सवाल है। यहीं पर हमारी अगली परत एक सच्चे बॉडीगार्ड की तरह सामने आती है, मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। बॉडीगार्ड? हाँ, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये परत हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। -100? जी, लेकिन इसका असली काम है हमारी रक्षा करना।
जब अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो वो इसी परत में जलकर राख हो जाता है। एग्जैक्टली वो इसी परत में पहुंचकर जलकर राख हो जाता है। पर वो जलता क्यों है? मतलब क्या वहां आग होती है? नहीं, आग नहीं। इसका कारण है हवा का घर्षण, फ्रिक्शन। सोचिए, एक पत्थर का टुकड़ा 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के अणुओं से टकरा रहा है। जबरदस्त घर्षण होगा। बहुत ज्यादा। और उसी से इतनी गर्मी पैदा होती है कि वो जल उठता है और आसमान में एक चमकदार लकीर बनाकर भस्म हो जाता है। तो अगली बार जब टूटता तारा देखकर कोई विश मांगे तो मध्यमंडल को थैंक यू जरूर कहिएगा। क्या बात है। तो ये परत हमारा अंतरिक्ष का कवच है। अब इस कवच से भी ऊपर चलते हैं, तापमंडल या आयनमंडल। हाँ, थर्मोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा दायरा, और इसका दूसरा नाम आयनमंडल ही इसके सबसे बड़े राज को बताता है। आयन मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। बिल्कुल, सूर्य की तेज ऊर्जा यहाँ की गैसों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, जिससे वे आयन में बदल जाते हैं। और ये आयन हमारे लिए बहुत काम के है ना, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। सही पकड़े। ये आयनमंडल आसमान में लगे एक विशाल अदृश्य शीशे की तरह काम करता है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें इससे टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं। हाँ, इसी वजह से बिना किसी तार के हजारों किलोमीटर दूर तक रेडियो प्रसारण संभव हो पाया। एक तरह का कॉस्मिक रिले सिस्टम। और मैं शर्त लगा सकता हूं कि यहाँ कुछ और भी दिलचस्प होता होगा। इन चार्ज्ड पार्टिकल्स का मतलब है बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ध्रुवीय क्षेत्रों में जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण इस परत से टकराते हैं तो वो यहाँ की गैसों को चमका देते हैं। ऑरोरा बोरियलिस, नॉर्दर्न लाइट्स। वही, आसमान में हरे, नीले और गुलाबी रंगों की वो अद्भुत रोशनी। तो ये परत न सिर्फ हमारे संचार में मदद करती है, बल्कि पृथ्वी के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक को भी जन्म देती है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, 400 किलोमीटर से भी ऊपर, बहिर्मंडल। एक्सोस्फीयर, ये हमारी वायुमंडल का अंतिम किनारा है, जहाँ हवा इतनी हल्की हो जाती है कि वो धीरे धीरे बस बाहरी अंतरिक्ष के शून्य में विलीन हो जाती है। तो ये थी हमारी जमीन से अंतरिक्ष तक की चढ़ाई। हर परत का एक खास काम है। लेकिन अब वापस जमीन पर आते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि ऊपर क्या है, पर हमारे आसपास जो हवा बहती है उसका क्या? ये चलती कैसे है? इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहती है। और इसी एक नियम से पूरी पृथ्वी की पवन प्रणाली चलती है। चलिए इसे समझने के लिए पृथ्वी के कुछ खास पतों पर चलते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास। डोलड्रम्स। हाँ, डोलड्रम्स। 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच इसे शांत क्षेत्र कहते हैं। ये थोड़ा अजीब है। भूमध्य रेखा पर तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इतनी ऊर्जा वाली जगह शांत कैसे हो सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और जवाब भी उसी गर्मी में छिपा है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणों से हवा बहुत ज्यादा गर्म होकर हल्की हो जाती है और सीधा ऊपर की ओर उठती है। अच्छा, वो साइड में नहीं बहती, ऊपर जाती है। हाँ, जब हवा का बहाव सीधा ऊपर की ओर हो तो जमीन पर हॉरिजॉन्टल बहाव लगभग रुक जाता है। इसीलिए यहाँ तेज हवाएं नहीं चलती। पुराने जमाने में पाल वाले जहाज यहाँ आकर हफ्तों तक फंसे रह जाते थे। समझ गया। तो शांत का मतलब हवा का न होना नहीं, बल्कि हवा का जमीन के समानांतर न बहना है। अब एक और ऐसी शांत जगह पर आते हैं, अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड्स। हाँ, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास। यहाँ डोलड्रम्स के विपरीत हाई प्रेशर होता है, लेकिन हवा यहाँ भी शांत रहती है। और इसके नाम के पीछे तो एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। हाँ, और ये कहानी उस दौर के नाविकों की मजबूरी को दिखाती है। कहा जाता है कि जब स्पेनिश व्यापारी अपने जहाजों पर घोड़ों को लादकर नई दुनिया ले जाते थे, तो वे इन अक्षांशों में आकर फंस जाते थे। क्योंकि यहाँ भी हवा शांत रहती थी। बिल्कुल। डोलड्रम से ऊपर उठी हवा ठंडी होकर यही नीचे उतरती है, जिससे एक हाई प्रेशर जोन बनता है और जहाज आगे नहीं बढ़ पाते थे। और फिर हफ्तों तक फंसे रहने के बाद जब जहाज पर पीने का पानी खत्म होने लगता तो उन्हें एक भयानक फैसला लेना पड़ता था। जहाज का वजन कम करने के लिए। हाँ, वजन कम करने और राशन बचाने के लिए वे अपने साथ ले जा रहे घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। ओह, ये तो वाकई परेशान करने वाली बात है। सोचिए उस स्थिति के बारे में। इसी वजह से इस जगह का नाम
हॉर्स लैटिट्यूड्स पड़ गया। तो शांत क्षेत्रों की बात तो हो गई, अब जरा तूफानी हवाओं की तरफ चलते हैं। एक नाम जो हमेशा रोमांच पैदा करता है, द रोरिंग 40s, गरजती चालीसा। और होता भी है। ये 40 और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलने वाली बहुत ही तेज और शक्तिशाली पछुआ पवनें हैं। और इनके गरजने का कारण पूरी तरह से भूगोल में छुपा है, सही? बिल्कुल। अगर आप ग्लोब देखें तो उत्तरी गोलार्ध में इन अक्षांशों पर बहुत सारे महाद्वीप हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री के बीच जमीन लगभग है ही नहीं, सिर्फ खुला विशाल समंदर है। तो हवा को रोकने के लिए कोई रुकावट ही नहीं है। एग्जैक्टली। जब पछुआ पवनें इस खुले महासागर में पहुंचती हैं तो उन्हें रोकने के लिए न कोई पहाड़ है न कोई महाद्वीप। वे हजारों किलोमीटर तक बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती हैं। और जब ये तेज हवा समुद्र की लहरों से टकराती है तो एक लगातार गरजने जैसी आवाज पैदा होती है। इसीलिए नाविकों ने इन्हें गरजती चालीसा नाम दिया। तो ये थी हमारे आसमान की बनावट और धरती पर हवा के बहाव की कहानी। क्षोभ मंडल की हलचल से लेकर आयन मंडल के चमत्कारों तक, और डोल्ड्रम्स की शांति से लेकर रोरिंग 40s के शोर तक। इन सभी परतों और हवाओं के पैटर्न को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए ही जरूरी नहीं है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमारा वायुमंडल कितनी जटिल, कितनी सुंदर और कितनी नाजुक व्यवस्था है। हर परत का, हर पवन का अपना एक किरदार है। हाँ, जो इस ग्रह को हमारे रहने लायक बनाता है। ये सब जानने के बाद एक विचार दिमाग में आ रहा है। हाँ, हमने देखा कि कैसे आयन मंडल ने रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करके 20वीं सदी में संचार की क्रांति ला दी। जरा सोचिए, अगर हमारे वायुमंडल की ये परत इस तरह से काम ना करती या होती ही नहीं, तो हमारा इतिहास कैसा होता? क्या बिना लंबी दूरी के रेडियो के दुनिया के देश और समाज उतने जुड़ पाते जितने वे जुड़े? हमारे समाज और वैश्विक संबंधों का विकास कितना अलग होता? सोचिएगा जरूर।